कभी सोचा है अगर कोई बाहर से आकर हमारे देश को देखे और फिर पूरी दुनिया को बताए कि इंडिया कैसा है, कैसी है यहाँ की सोच, समाज, मंदिर, बाजार, राजा महाराजाओं की ताकत और आम लोगों की जिंदगी। यही किया कुछ खास ट्रैवलर्स ने। कोई अरब से आया, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से। अल बिरूनी ने यहाँ की साइंस और फिलॉसफी को जाना। इब्न बतूता ने रास्तों, बाजारों और सुल्तानों को देखा। बर्नियर ने इंडिया की पॉलिटिक्स और जमीन के सिस्टम को परखा। इन लोगों ने जो देखा वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो आईना है उस इंडिया का, एक ऐसा इंडिया जो हर परत में कुछ नया छुपाए बैठा था। तो चलिए इन मुसाफिरों की आंखों से उस दौर के हिंदुस्तान को देखते हैं जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर नजर में एक नया सच बसा था। अल बिरूनी ख्वारिज़्म का स्कॉलर। 11वीं सदी में ख्वारिज़्म, जो आज का उज्बेकिस्तान है, वहां से आया एक जीनियस अल बिरूनी। ख्वारिज़्म का साइंटिफिक माहौल उसकी सोच की नींव बना। 2017 में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म जीता और अल बिरूनी को भारत भेजा ताकि वह यहाँ की साइंस, रिलीजन और कल्चर को डिकोड करे, यानी गहराई से समझे और उसका अर्थ खोले। वह अरबी, फारसी, हिब्रू, सीरियक और संस्कृत जैसी भाषाओं का मास्टर था। उसने भारत आकर संस्कृत सीखी और वेद, गीता, मनुस्मृति, पुराण, महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्य पढ़ी। इन एपिक्स ने भारतीय समाज को शेप किया। महाभारत ने सिखाया कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और रामायण ने बताया कि सैक्रिफाइस करना ही सच्चा आइडियल है। इन दोनों एपिक्स ने उस समय की सोसाइटी की सोच और वैल्यूज को गहराई से असर डालना शुरू किया। ब्राह्मण स्कॉलर्स से मैथ्स, फिलॉसफी और कॉस्मोलॉजी पर डिबेट्स किए, जहां अल ब्रूनी ने भारतीय सूर्य केंद्रित थ्योरी को यूनानी और इस्लामिक साइंस से कंपेयर किया। जैसे उसने सूर्य और चंद्रमा की गति को लेकर इंडियन स्कॉलर्स से बहस करी। इसके बाद उसने किताब उल हिंद नाम की किताब लिखी। इस किताब में 80 चैप्टर थे जो सवाल जवाब के स्टाइल में थे। इस किताब में कास्ट सिस्टम, मेट्रोलॉजी यानी वजन और माप के तरीके, एस्ट्रोनॉमी यानी प्लैनेट्स की पढ़ाई और आइकोनोग्राफी यानी भारत की धार्मिक मूर्तियों के अर्थ जैसी चीजें शामिल थीं। उसने लिखा, भारत का समाज वर्णों में बंटा था। पहला ब्राह्मण, ये वो लोग थे जो धार्मिक ज्ञान, पूजा पाठ, वेदों का अध्ययन और शिक्षा से जुड़े थे। इन्हें समाज में धार्मिक और बौद्धिक ताकत वाला माना जाता था। दूसरा क्षत्रिय, ये थे राजा, योद्धा और सैनिक। इनका काम था देश की रक्षा करना और प्रशासन संभालना। तीसरा वैश्य, ये लोग व्यापार और खेती से जुड़े थे। ये समाज की आर्थिक रीढ़ माने जाते थे, जैसे व्यापारी, किसान, पशुपालक। चौथे शूद्र, ये लोग समाज के सेवक माने जाते थे। इनका काम था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना, जैसे मजदूरी, साफ सफाई और अन्य काम। पांचवें थे अंत्यज या अछूत। ये समाज के सबसे निचले स्तर पर माने जाते थे। इन्हें छुआछूत का शिकार बनाया जाता था। लोग उन्हें अपवित्र मानते थे और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये दलित या बहिष्कृत समुदाय थे, जिनसे मंदिरों में जाने या ऊंची जातियों के साथ रहने तक की मनाही थी। उसने हिंदू रिवाज, मंदिरों में पूजा और ज्योतिष जैसे सुपरनैचुरल बिलीफ्स को भी नोट किया। सुपरनैचुरल बिलीफ्स यानी ऐसी सोच जिस इंसान धर्म की वजह से मानता है मगर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। लेकिन भारतीय लोगों का बाहरी लोगों को अपवित्र मानना व्यापार और कल्चर के लेन देन में रुकावट बनता था। इसी वजह से विदेशी व्यापारियों को लोकल मार्केट में घुसने में दिक्कत होती थी। जैसे कि अरब व्यापारियों का रोल काफी सीमित था। उसकी समझ अधूरी थी क्योंकि उसने सिर्फ ब्राह्मणों से बात की। शूद्र, बुनकर, लुहार जो टेक्सटाइल्स बनाते थे, मार्केट चलाते थे और अलग धार्मिक तरीके अपनाते थे, उनका जिक्र उसकी किताब में नहीं था। लैंग्वेज बैरियर भी बड़ी दिक्कत बना। जैसे धर्म जैसे शब्दों का अरबी में सही मतलब ढूंढना बहुत मुश्किल था। अल बिरूनी ने एक बार ब्राह्मणों से पूछा कि ये लकड़ी की मूर्ति कितनी पुरानी है। उन्होंने जवाब दिया 2 लाख साल। अल बिरूनी को यह बात असंभव लगी। उसने अपनी साइंटिफिक सोच से तर्क दिया कि अगर ये मूर्ति 2 लाख साल से जमीन में दबी है तो इतनी पुरानी लकड़ी मिट्टी में सड़ चुकी होती। लकड़ी तो नमी में टिकती ही नहीं है। उसने तर्क दिया, भीगी मिट्टी में लकड़ी कैसे टिकेगी, खुदा जाने। उसकी साइंटिफिक सोच यहां दिखी। उसने पतंजलि की ग्रामर को अरबी में और यूक्लिड की मैथ्स को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। उसने भारतीय कैलेंडर को डिकोड किया, यानी गहराई से समझा। उसका लिखा ज्ञान बाद में अरब की मैथमेटिक्स को बदलने में मददगार बना। जैसे जीरो और डेसिमल सिस्टम जैसी खोजें पूरी दुनिया में फैल गईं। इब्न बतूता, दिल्ली से मालाबार का मुसाफिर। 14वीं सदी में मोरक्को से निकला एक मुसाफिर इब्न बतूता, जो 1333 से 1340 के बीच भारत आया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी बना दिया और सुल्तान की सनक, जैसे अचानक दिल्ली खाली कराना या जरा सी बात पर सजा की धमकी देना, उसने सब कुछ गौर से देखा। उसने अपनी यात्रा की कहानी एक डायरी की तरह लिखी, जिसे एक महान व्यक्ति इब्न जुझाय ने इकट्ठा करके एक पूरी किताब के रूप में तैयार किया। इस किताब का नाम रिहला रखा गया। दिल्ली के 28 दरवाजे, ऊंची दीवारें
और विशाल गोदाम देखकर वो हैरान रह गया। तराबाद मार्केट उसे जादुई लगी। वहां मंदिर भी थे, मस्जिद भी, और गुरुवार को म्यूजिक शो भी होते थे। सुल्तान की कोर्ट में सिल्क ड्रेसेस की चमक और गोल्ड डेकोरेशन की रौनक देखकर उसका दिल खुश हो गया। हिंदू मुस्लिम मर्चेंट्स के जॉइंट वेंचर्स यानी मिलकर किया गया व्यापार लोगों के बीच भरोसा और आपसी समझ बढ़ाने लगे। अलग अलग धर्म और परंपराओं के लोग साथ काम करने लगे, जिससे बाजारों में हर जाति, धर्म और भाषा के लोग मिलजुल कर व्यापार करने लगे। यही था असली मल्टीकल्चरल बिजनेस, जिसमें सभी धर्म और सभ्यताएं एक जगह आकर अपना योगदान देती थी। मालाबार के पोर्ट्स से काली मिर्च मिडिल ईस्ट भेजी जाती थी और बंगाल से मसलिन और चावल यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक जाते थे। बड़े जहाज, पोर्ट मैनेजमेंट, जहाजों की लोडिंग और अनलोडिंग, सब कुछ इतना एडवांस था कि इंडिया का ट्रेड आसमान छू रहा था। इब्न बतूता ने नारियल को इंसान का सिर कहा और पान को मेडिसिन जैसा बताया। पोस्ट सिस्टम ने उसे हैरान कर दिया। घोड़े वाली डाक को उलू और पैदल डाक को दावा कहा जाता था। हर 3 मील पर डाक बदलती थी। खुरासान से फल सिर्फ 5 दिन में दिल्ली पहुंच जाते थे। इब्न बतूता ने मुल्तान से दिल्ली का सफर 40 दिन में और सिंध से दिल्ली का सफर 50 दिन में किया। इस सफर के दौरान रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, जिसमें उसके कई साथी मारे गए। जब वो ट्यूनिस पहुंचा तो उसने कहा, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा। ये उसका अकेलापन और अंदर की उलझन दिखाता है। गुलामी पर इब्न बतूता ने लिखा कि सुल्तान के पास हजारों गुलाम थे जो जासूसी, पालकी ढोना, नाच और मिलिट्री जैसे अलग अलग काम करते थे। ये जासूसी नेटवर्क सुल्तान की पॉलिटिकल पकड़ को बहुत मजबूत बनाता था और कोर्ट में जो नाच गाने और परफॉर्मेंस होते थे वो सुल्तान की दौलत और शाही ठाट बाट को दिखाते थे। खेती में 2 फसलें होती थी, नहरों से सिंचाई होती थी और जो टेक्सटाइल्स इंडिया में बनते थे जैसे रेशम, मसलिन और ब्रोकेड, उनकी ग्लोबल डिमांड थी, यानी पूरी दुनिया में डिमांड थी। यूरोप और मिडिल ईस्ट में इनकी खूब बिक्री होती थी। मार्को पोलो ने तो सिर्फ तटीय पोर्ट्स देखे थे, लेकिन इब्न बतूता ने इनलैंड सिटीज जैसे दिल्ली, तराबाद और रूरल एरियाज को भी गहराई से देखा। जैसे उसने बंगाल में चावल की खेती, मसलिन का एक्सपोर्ट प्रोसेस और वहां की ग्रामीण जिंदगी को बहुत ध्यान से नोट किया। फिजिशियन फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी में फ्रांस से आया एक डॉक्टर। फ्रैंकोइस बर्नियर, जो मुगल दरबार में दारा शिकोह का फिजिशियन बना। इसने भारत की बहुत बुराई लिखी है। हर जगह इसने बुराई करी है, बस और कुछ नहीं कर। इसके बाद में बताने से मेरा खून खोल रहा है। उसने बीमार लोगों का इलाज किया और यूनानी मेडिसिन यानी सर्जरी बेस्ड इलाज की तुलना की आयुर्वेद से, जिसमें हर्बल दवाएं जैसे नीम और हल्दी इस्तेमाल होती थी। उसे इंडियन डॉक्टर्स की हर्बल नॉलेज तो पसंद आई, लेकिन उसने सर्जरी की कमी को नोट किया। वो मुगल आर्मी के साथ कश्मीर गया, जहाँ ऊंट, टेंट और दही की थैली उसके सफर के साथी थे। उसने मुगल दरबार में नवरोज यानी फारसी नए साल के त्योहार की रौनक देखी, जहां रंग बिरंगी मिनिएचर पेंटिंग्स यानी बारीक और छोटी चित्रकलाएं दीवारों पर सजती थीं और हर चीज में शाही चमक दिखती थी और शाही दावतों की रौनक देखी। उसने लिखा कि भारत में सारी जमीन बादशाह की होती है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए यहाँ मिडिल क्लास नहीं बन पाता और किसान हमेशा गरीब रहते हैं। लेकिन अबुल फजल का कहना था कि जमीन का सिस्टम इतना सेंट्रलाइज्ड नहीं था। कुछ जमींदारों के पास भी अपनी जमीन और पावर थी। बर्नियर की यूरोपियन तरफदारी साफ दिखी। उसने इंडिया को भिखारियों की धरती कहा और यूरोप में इंडिया की नेगेटिव इमेज फैलाई। लेकिन उसे क्या पता, जिसकी जमीन से मसलिन जैसे कपड़े, सोना चांदी और ज्ञान का सागर निकले, उस मिट्टी को भिखारी कहने की औकात सिर्फ एक अंधे घमंडी की हो सकती है। उसने हमारी मेहनत नहीं देखी, हमारी तहजीब नहीं समझी, बस अपनी घटिया सोच थोप दी और ऐसे सोच वालों को इतिहास कचरे में फेंक देता है। यही सोच आगे चलकर बड़े बड़े डिबेट्स की वजह बनी। रूरल इकोनॉमी बहुत जटिल थी। रूरल इकोनॉमी का मतलब होता है गांवों की आर्थिक व्यवस्था। जमींदार टैक्स वसूलते थे, छोटे किसान भारी टैक्स के नीचे दबे रहते थे और जिनके पास जमीन नहीं थी यानी लैंडलेस लेबरर्स, वो बिना किसी अधिकार के सिर्फ मेहनत करते थे। बंगाल की उपजाऊ जमीन ने इंडिया को ट्रेड का सुपर पावर बना दिया। चावल, मसलिन, गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रोडक्ट्स यूरोप की ग्लोबल मार्केट में टॉप पर थे। खासकर मसलिन की तो यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। सूरत एक ग्लोबल पोर्ट बन चुका था। ग्लोबल पोर्ट का मतलब होता है जहां से पूरी दुनिया में सामान जाता हो, जहां डच और अंग्रेज ट्रेड करते थे। मथुरा एक बड़ा रिलीजियस सेंटर था जहां मंदिरों की भरमार थी। कांचीपुरम एक टेक्सटाइल हब था जो रेशम की साड़ियों के लिए फेमस था। महाजन और नगर शेठ इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ थे। वो सूरत जैसे शहरों में ट्रेड और लोन मैनेज करते थे। महाजन मतलब बड़े व्यापारी जो पैसा लगाते थे और नगर शेठ मतलब किसी शहर का सबसे बड़ा और सबसे असरदार कारोबारी नेता। बर्नियर ने सती प्रथा देखी, एक 12 साल की बच्ची को जलते चिता पर चढ़ते देखा, लेकिन उसने इंडियन औरतों की असली ताकत को नहीं देखा। वो खेती
खेती में मेहनत करती थीं, बिजनेस में हिस्सा लेती थीं और कोर्ट में अपना केस तक लड़ती थीं। मुगल शासकों के कारखानों में सुनार, चित्रकार और कढ़ाई करने वाले काम करते थे। वहीं दूसरी ओर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स भी थे जो ज्वेलरी, मस्केट्स जैसी चीजें खुद बनाते और बेचते थे। उसने यूरोप को साफ चेतावनी दी, अगर लोगों को अपनी जमीन और संपत्ति खुद के नाम पर रखने का हक नहीं दिया गया, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ावा नहीं मिला, तो वहां भी वही होगा जो उसने इंडिया में देखा। बादशाह सबका मालिक, किसान सिर्फ पसीना बहाने वाला। बर्नियर को शायद लगा कि वो कोई बहुत बड़ा मसीहा है जो इंडिया की बुराइयों की लिस्ट लेकर यूरोप की दुनिया में चेतावनी देने चला है। लेकिन असल में उसकी सोच इतनी सतही थी कि उसने इंडिया की गहराई को कभी समझा ही नहीं। सिर्फ महल देखे, हक इकत नहीं। और उस पर तुर्रा ये कि उसने हमारी जमीन को भिखारियों की धरती कह डाला, जैसे खुद के मुल्क में दूध घी की नदियां बहती हों। उसकी लिखी किताब 1670 में छपी, जिसे 5 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और 8 बार रीप्रिंट किया गया। इसका असर इतना जबरदस्त था कि यूरोप के दिमागदार लोग भी हिल गए। आगे चलकर फ्रेंच थिंकर मॉन्टेस्क्यू ने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म यानी एशियाई शासकों की तानाशाही वाली सोच को इसी से उठाया, और कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी एशिया के सामाजिक आर्थिक ढांचे की थ्योरी भी इसी नजरिए से बनाई। यानी बर्नियर की कलम ने यूरोप में हिंदुस्तान की जो इमेज बनाई, उसने आने वाली पीढ़ियों तक की सोच को घुमा दिया। अन्य ट्रैवलर्स अलग नजरिए। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में 10 गज की ब्रॉन्ज मूर्ति देखी जिसकी आंखों में रूबी जड़ी थी। उसने मंदिरों की भव्यता, आर्ट और कल्चर को बहुत डिटेल में लिखा। यह साउथ इंडिया की रिचनेस और कल्चरल डेप्थ को दिखाता था। टैवर्नियर 6 बार इंडिया आया और हर बार उसने भारत की दौलत को नए नजर से देखा। उसने सूरत के हीरे और कपड़े के व्यापार को यूरोप और ऑटोमन साम्राज्य तक पहुंचाया। उसने दिखाया कि कैसे इंडिया के हीरे पूरे वर्ल्ड में जाते थे, यानी इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड की धड़कन था। हीरे की सप्लाई चेन, व्यापार के रास्ते और बाजार की ताकत को देखकर पूरी दुनिया ने माना कि इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर था। बारबोसा ने साउथ इंडिया के मंदिरों को इकोनॉमिक हब बताया, जहां लोन दिए जाते थे, डोनेशन कलेक्ट होता था, फेस्टिवल से इकोनॉमी चलती थी। वहां का ट्रेड पूरी तरह कास्ट बेस्ड था, जैसे कुछ जातियां काली मिर्च या टेक्सटाइल्स का काम करती थी। महमूद वली बल्कि इंडिया आकर सन्यासी बन गया, मतलब उसने सब कुछ छोड़कर ध्यान और साधना को अपना लिया। शेख अली हजन को इंडिया से इतनी उम्मीद थी, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसे यहाँ की सोशल और पॉलिटिकल हालत से इतनी निराशा हुई कि वह दुखी होकर वापस चला गया। इटालियन मर्चेंट्स ने मालाबार में पेपर ट्रेड शुरू किया। वहां से पर्शिया के लिए हाई क्वालिटी पेपर एक्सपोर्ट होता था, जो उस समय एक बहुत बड़ा बिजनेस था। मंगोलियन स्कॉलर्स इंडिया आए और उन्होंने बौद्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स की गहराई से स्टडी की। जैसे त्रिपिटक को तिब्बती भाषा में ट्रांसलेट किया गया, जिससे बौद्ध फिलॉसफी तिब्बत और चीन तक पहुंची। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है। भारतीय ट्रैवलर्स भी पीछे नहीं थे। मिर्जा अबू तालिब यूरोप गया और लंदन में फिलॉसफी और एथिक्स पर लेक्चर्स दिए। उसने इंडियन वैल्यूज जैसे कर्तव्य, त्याग और आत्मनियंत्रण को यूरोपियन मोरल्स से कंपेयर किया। जब वो इंडिया लौटा तो उसने मुगल दरबार में यूरोप के आइडियाज जैसे टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के तरीके शेयर किए। शेख इतिस्मुद्दीन इंग्लैंड गया और वहां इंडियन मार्केट्स की एक पॉजिटिव इमेज बनाई। उसने ट्रेड डिप्लोमेसी को मजबूत किया और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बिजनेस पावर की तरह पेश किया। उसकी बातों का असर मुगल ट्रेड पॉलिसी पर भी पड़ा। फिगर 5.2 अल बिरूनी का नॉलेज ट्रांसफर दिखाता है, जैसे भारत का गणित शून्य और दशमलव की खोज अरब तक पहुंचा, जिसने पूरी दुनिया की साइंस और मैथ्स को बदल दिया। फिगर 5.3 यात्रा का खतरा दिखाता है, जैसे इब्न बतूता जब मुल्तान से दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। सफर सिर्फ रोमांच नहीं, जिंदगी के रिस्क भी था। फिगर 5.4 बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया तक बड़े बड़े जहाजों में मसलिन और चावल का एक्सपोर्ट होता था। ये नाव इंडिया की ट्रेडिंग ताकत और सी पावर को दिखाती है। फिगर 5.8 सुल्तान की मिलिट्री ताकत की पहचान थी। ये दीवारें तुगलक वंश ने इन्हें बनवाया था ताकि दुश्मन से बचाव और शहर की सिक्योरिटी पक्की रहे। फिगर 5.9 तुगलक वंश का प्लान किया हुआ डिफेंस शहर। यहाँ की हर ईंट में स्ट्रेटेजी थी, कैसे अटैक से बचा जाए, सैनिकों की मूवमेंट कहां से हो, सब तय था। फिगर 5.12 मुगल दरबार की लग्जरी और शाही लाइफस्टाइल का प्रतीक। सोने की चम्मच सिर्फ खाने का सामान नहीं थी, बल्कि अमीरी और पावर की पहचान थी। फिगर 5.3 हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की कल्चरल ब्लेंडिंग का प्रतीक। भारत की धार्मिक डाइवर्सिटी, सहिष्णुता और एकता को दिखाता है, जहां अलग अलग मान्यताएं एक मंच पर आई। इब्न बतूता का सफर 1333 से 1339 के बीच हुआ। वो मोरक्को से चला, फिर मक्का, बगदाद, दिल्ली, मालाबार, बंगाल और आखिर में चीन तक पहुंचा। उसका रूट सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था, उसमें समंदर भी शामिल थे, अरब सागर, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। मालाबार से काली मिर्च मिडिल ईस्ट तक जाती थी और बंगाल से मसलिन और चावल यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचते थे। ये वही दौर था जब भारत का मसाला व्यापार दुनिया भर में छाया हुआ था। हिंदू और मुस्लिम मर्चेंट्स यानी व्यापारी एक साथ
साथ मिलकर काम करते थे। इस मल्टीकल्चरल साझेदारी ने बाजारों को ताकत दी। तराबाद जैसे शहरों में मर्चेंट्स ने जॉइंट वेंचर्स बनाए, जहां मंदिर, मस्जिद, म्यूजिक और मार्केट सब एक साथ चलते थे। ये भारत की विविधता और व्यापारिक शक्ति का गवाह था।